मोबाइल में क्या होगा कि तुमने एक लेक्चर खोला, एक लेक्चर खोलने से पहले तुमने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करा, तुमने 3 मीम शेयर करी, एक स्टोरी डाली, 4 पोस्ट करी, पलट के देखोगे 1 घंटा गायब हो गया तुम्हारा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा 1 घंटा कहाँ गायब हो गया। अब तुमने 1 घंटे बाद लेक्चर स्टार्ट करा, बीच में तुम्हारे कोई फ्रेंड है, उसका फोन आ जाता है, उसका मैसेज आता है, तुम उसमें लग गए, फिर 15-20 मिनट फिर गायब हो गए। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा लेक्चर खत्म हुआ, तो फिर तुमने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना चालू कर दिया, व्हाट्सएप स्क्रॉल करना चालू कर दिया, या यूट्यूब पे तुम्हें अगला वीडियो दिखा, फिर नेक्स्ट वीडियो दिखा, और तुम कहां से कहां पहुंच गए, कहां तुम क्या कहते हो 11 12 सिलेबस देख रहे थे, कहां तुम वाइंस देख रहे हो जाके। ठीक है, तो तुम्हें वो तुम 1 घंटे की पढ़ाई तुम्हारी कितने घंटे में होगी, 4 घंटे में, और प्रोडक्ट कितने घंटे का मिला, इस 1 घंटे का भी तुम्हें प्रोडक्ट अच्छे से नहीं मिला। सो हे गाइस, दिस इज़ निशान पालीवाल और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के पास आउट बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी जिन्होंने 11th में स्टेप रखा है। तो यार उनके लिए मैं पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी बातें बताऊंगा, पूरे साल भर का प्लान, और क्या कहते हैं कैसे उन्हें स्टार्ट करना है, क्या गलतियाँ हो सकती है, कैसे उन्हें स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जो सबसे पहला पॉइंट होता है। तो वहाँ से स्ट्रीम सिलेक्शन से लेकर बिगेस्ट मिस्टेक तक सारे पॉइंट्स बताऊँगा। तो इस वीडियो में आपको 3 वीडियो का कंटेंट मिलेगा। स्टार्ट करेंगे स्ट्रीम सिलेक्शन से, बीच में आएगा हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th, और उसके बाद बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ क्लास 11। ठीक है, तो पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। अगर आपको कुछ भी नहीं पता कैसे क्या करना है, तो पूरा आपको गाइडेंस मिलेगा यहाँ पे। अगर आपको किसी एक पार्ट में कन्फ्यूजन है तो उसकी भी मैंने टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप जाके वो देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन से। स्ट्रीम सिलेक्शन देखो, स्ट्रीम सिलेक्शन एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लो, बिल्कुल ढंग से रख लो कि 10th के बेसिस पे, 10th के सब्जेक्ट के बेसिस पे, 10th में जो तुम्हारे मार्क्स आए उनके बेसिस पे कभी अपनी स्ट्रीम मत सिलेक्ट करना। कभी भी अपनी स्ट्रीम 10th के नंबर पे बेसिस पे सिलेक्ट मत करना। 11th में आ चुके हो तो 10th के बेसिस पे अपने आप को इंटेलिजेंट समझना बंद कर दो। ठीक है, तुम्हारे 10th में 97, 98, 100% आए हैं, लेकिन 11th में ये बिल्कुल ग्राफ डाउन हो सकता है। हो सकता है कि तुम्हारे 10th में 70-80% आए, लेकिन ये 11th-12th में जाके ग्राफ ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो 10th के बेसिस पे अपने आप को होशियार या कमज़ोर समझना बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है, जो असली कंपटीशन आएगा यहाँ 11th क्लास से। कैसे स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करनी है। तो अगर यार तुम्हारे, मानो कि मैं साइंस में 95 नंबर आए हैं, तो क्या तुम इसका कंक्लूजन ये निकालोगे कि तुम्हें 11th में साइंस लेनी चाहिए है? अगर तुम्हारे क्या कहते हैं मैथ्स में 98 नंबर आए हैं, तो क्या 11th में तुम्हें मैथ्स लेनी चाहिए? ऐसा नहीं है। तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हें खुद से सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा कि यार ये जो मेरे साइंस में नंबर आए हैं, 11th में मैं 10th में मैं 4 घंटे में साइंस पढ़ता था, 10th में मैं 4 घंटे साइंस पढ़ता था, तब मेरे 95 नंबर आए हैं। ठीक है, और मैं यार 3 घंटे मैथ्स पढ़ता था तो मेरे 98 नंबर आए हैं। वही मैं 2 घंटा या 1.5 घंटा सिर्फ एसएसटी पढ़ता था, तो मेरे एसएसटी में 100 या 99 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो खुद देख लो यार कि 10th की साइंस इतनी बड़ी नहीं है कि तुम्हें पर डे उसे 4 घंटे पढ़ना पड़े। 10th की मैथ्स इतनी बड़ी नहीं है कि पर डे उसे 3 घंटा पढ़ना पड़े। और उसके बाद भी इतना पढ़ने के बाद तुम्हारे एग्जाम खत्म, तुम्हारे कंसेप्ट खत्म। आज तुमसे अगर मैं 10th की साइंस का कोई भी कंसेप्ट पूछ लूँ तो तुम्हें नहीं पता होगा, तो समझ जाओ कि भाई तुम साइंस के लिए नहीं बने हो, तुम्हें साइंस नहीं लेनी है। कोई 10th की साइंस इतनी बड़ी नहीं है कि 4 घंटे लगा के तुम उसे पढ़ोगे। 10th की मैथ्स इतनी बड़ी नहीं है कि उसे 3 घंटे लगा के पढ़ोगे। ठीक है, और उसके बाद भी इतना पढ़ने के बाद तुम्हारे नंबर तो आ गए, लेकिन तुम्हें कंसेप्ट पता नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है साइंस लेने का, एकदम डूब जाओगे। ठीक है, तो इससे बढ़िया कॉमर्स या आर्ट्स ले लो। बच्चे क्या करते हैं, साइंस के पीछे भागते हैं, साइंस के पीछे भागेंगे, हमें साइंस चाहिए। कुछ नहीं रखा भाई, साइंस में कुछ नहीं रखा है। साइंस भी बराबर है, कॉमर्स भी बराबर है, आर्ट्स भी बराबर है। बस तुम्हारे अंदर टैलेंट होना चाहिए, तुम्हें पहचान, और अपने टैलेंट की पहचान होनी चाहिए कि यार तुम्हें क्या करना है। अब जैसे तुम क्लास 9th में गए होगे, ठीक है, 1 साल रिवाइंड करते हैं, जैसे ही तुम क्लास 9th में गए होंगे तो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ड्रीम्स दिखाए होंगे कि बेटा तुझे इंजीनियर, तुझे डॉक्टर, तुझे ये, तुझे वो, तुझे आर्किटेक्ट, तुझे IAS, तुझे ये बनना है। ठीक है, तुमने भी कुछ ड्रीम्स देखे होंगे कि हाँ मेरी इस कंपनी में जॉब होगी, मैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, या मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगा, या मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट बनूंगा, या मैं साइंटिस्ट बनूंगा। ठीक है, या मैं रिसर्च के फील्ड में जाऊंगा या कुछ करूंगा। तो तुमने भी अपने ड्रीम्स देखे होंगे। तो अगर तुम्हारे पास एक गोल सेट है, तुम्हारा गोल सेट है, ठीक है, अगर तुम्हारा गोल सेट है तो तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रीम सिलेक्शन में।
तुम्हारा गोल सेट है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रीम सिलेक्शन में यार। तुम्हें अगर डॉक्टर बनना है तो सीधी सी बात है तुम्हें साइंस लेनी पड़ेगी, बायो, तो वो तुम्हें लेना है। तुम्हें अगर इंजीनियर बनना है तो सीधी सी बात है तुम्हें पीसीएम लेनी पड़ेगी, वही लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें अब आईएएस बनना है, अब तुम्हें अगर आईएएस बनना है तो क्या लेना पड़ेगा? इसे हम साइंस से भी कर सकते हैं, इसे कॉमर्स से भी कर सकते हैं और आर्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आईएएस बनने में देखो जो इसका पेपर होता है उसमें साइंस का कंटेंट आता है, साइंस से रिलेटेड कंटेंट आता है, आर्ट से रिलेटेड कंटेंट आता है, कॉमर्स से रिलेटेड कंटेंट नहीं आता। तो देख लो कि तुम्हें कॉमर्स तो लेनी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कॉमर्स तो तुम्हें लेनी नहीं है। उसके बाद अब तुम साइंस में अच्छे हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रहते हैं, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आते हैं चीज़ें, तो तुम साइंस ले लो, ठीक है। ये तुम्हें आगे जाके हेल्प करेगी। आगे जाके जब तुम इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे, इसके एग्ज़ाम की जब प्रिपरेशन कर रहे होगे तो क्या होगा कि तुम्हें साइंस से रिलेटेड चीज़ें कम पढ़नी पड़ेगी, बस तुम्हें आर्ट से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, जो भी रटने वाला काम है, याद करने वाला काम है, ठीक है। या फिर तुम रटने में अच्छे हो, तुम्हें याद बहुत अच्छे से होता है, तुम चीज़ें याद रख सकते हो बहुत लंबे टाइम तक, तो तुम आर्ट्स ले लो। तो उस टाइम तुम्हें जब आगे जाके प्रिपरेशन करोगे तो तुम्हें क्या कहते हैं, जो आर्ट्स वाला सब्जेक्ट है, जो तुम्हें रटने वाला काम है, वो तुम्हारा थोड़ा कम हो जाएगा, तुम्हें साइंस में ज़्यादा फोकस करने को मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अपनी तुम्हें स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है। अगर तुम्हारे पास गोल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर तुम्हारे पास गोल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या बनना है, तब कोई भी दिक्कत नहीं है स्ट्रीम सिलेक्ट करने में। अगर तुम्हारे पास गोल नहीं है तो उसके लिए जो तरीका है स्ट्रीम सिलेक्ट करने का वो ये है कि क्लास 11th में जाने से पहले अपना गोल अब डिसाइड मत करना, अपना गोल अब डिसाइड मत करना, क्योंकि अभी जो तुम गोल डिसाइड करोगे ना वो अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में, अपने फैमिली के इन्फ्लुएंस में, या अपने नेबर्स में जो भी तुम्हारे सीनियर वगैरह कर रहे होंगे उनके इन्फ्लुएंस में तुम गोल डिसाइड करोगे। मान लो तुम्हारे पड़ोस में 4 बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं तो तुम भी यार साइंस लेके जेई की तैयारी करने लग जाओगे। तुम्हारे पड़ोस में 4 बच्चे सीए की तैयारी कर रहे हैं, तुम भी कॉमर्स लेके सीए बनने लग जाओगे। तो क्या करना है तुम्हें जाना है अपने पेरेंट्स के पास, अपने पेरेंट्स से पूछना है कि पापा मम्मी मुझे क्या सबसे अच्छा लगता है, या मैं किस सब्जेक्ट में सबसे तेज हूँ, या मैं कौन सी स्ट्रीम ले सकता हूँ, या मुझे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। तो इस तरीके के तुम्हें सीरियसली अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछने चाहिए। और उसके बाद जब तुम क्वेश्चन पूछोगे तुम्हारे पास एक कंक्लूजन निकलेगा, क्योंकि यार देखो इस जो पूरी लाइफ जी लोगे ना तुम, तो उसमें सिर्फ 2 ही जने जो तुम्हारा भला चाहते हैं वो है पेरेंट्स। तो वो तुम्हें कभी मिसगाइड नहीं करेंगे। तुम अपने फ्रेंड से पूछोगे क्या करना है, तो तुम्हारा फ्रेंड मान लो साइंस ले रहा होगा तो कहेगा यार साइंस में आ जा, साथ में पढ़ेंगे दोनों। तुम्हारा फ्रेंड्स कॉमर्स लेगा, कॉमर्स में आ जा, साइंस में पढ़ेंगे दोनों, उधर मिसगाइड हो जाओगे। रिलेटिव से तुम्हें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे को, ठीक है। उसके अलावा जो बचे तुम्हारे पेरेंट्स, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कभी मिसगाइड नहीं करेंगे। तो अपने पेरेंट्स से पूछो कि मुझे क्या लेना चाहिए, और जैसा वो बोल रहे हैं उसके बाद वैसा ही करो, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे साइंस ले ले तो तुम साइंस ले लो, आर्ट्स ले रहे तो आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले रहे तो कॉमर्स ले लो, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स कभी ये नहीं चाहेंगे कि मान लो तुम साइंस में कमज़ोर हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहेंगे जा बेटा 11th में साइंस ले ले। उन्हें पता है कि तुम कौन सी सब्जेक्ट तुम्हारी स्ट्रेंथ है, कौन सी सब्जेक्ट तुम्हारी वीकनेस है, तो वो तुम्हें उसी हिसाब से गाइड करेंगे। तो स्ट्रीम सिलेक्शन में अगर तुम्हारे पास गोल है तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे पास गोल नहीं है तो क्लास 11th में अपना गोल नहीं डिसाइड करना है। अब तुम्हें जाके अपने पेरेंट्स से पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए। गोल डिसाइड करने का, अपना फील्ड डिसाइड करने का तुम्हारा टाइम था क्लास 9th और क्लास 10th का, वो तुमने वेस्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जाके अपने पेरेंट्स से पूछो, ठीक है। देखो क्लास 9th में क्या होता है ना, क्लास 9th में अपना गोल डिसाइड नहीं करते हैं। एक गोल डिसाइड करने के ऊपर भी मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, देखो उसमें छोटा सा पार्ट बता देता हूँ। क्लास 9th में हम गोल डिसाइड नहीं करते, क्लास 9th में अपना डोमेन डिसाइड करते हैं। डोमेन मतलब ये इतना बड़ा एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में जाने के लिए मुझे पीसीएम चाहिए, इस सर्कल में जाने के लिए मुझे पीसीएम चाहिए, इस सर्कल के अंदर घुसने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्लास 9th में डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे इस सर्कल के अंदर घुसना है, तो मैं 11th में पीसीएम लूँगा। फिर जैसे तुम 11th-12th में आगे बढ़ते हो तो तुम इस सर्कल में बहुत सारी स्पॉट्स है, समझ लो, इन एक स्पॉट को चूज़ कर लेते हो कि अब मुझे हाँ इस सर्कल के अंदर तो आ गया, अब मुझे एग्जैक्टली इस स्पॉट पे खड़ा होना है। तो उस स्पॉट पे खड़े होने के लिए तुम्हें कुछ स्पेशल जो उस स्पॉट्स के लिए सब्जेक्ट्स हैं या जो स्पॉट्स के लिए कोर्सेज हैं वो करने की ज़रूरत पड़ती है। तो तुम फिर 11th-12th में आके ये डिसाइड करते हो कि मुझे इस स्पॉट में खड़ा होना है, तो मैं इस स्पॉट्स के ये वाले क्वेश्चन ये वाले कोर्सेज करूँगा, ठीक है। तो क्लास 9th में जो हम डिसाइड करते हैं वो अपना डोमेन डिसाइड करते हैं कि यार हमें किस फील्ड में जाना है, हमें एंटरटेनमेंट में जाना है, हमें रिसर्च में जाना है, हमें
बैंकिंग या अकाउंटेंसी इस फील्ड में जाना है, या फिर हमें क्या कहते हैं इंजीनियर के फील्ड में, साइंस के फील्ड में कुछ करना है, तो क्लास 9th में हम अपना एक एरिया डिसाइड करते हैं और क्लास 11th में आते आते हम अपना गोल डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये होता है गोल सेटिंग का एक छोटा सा पार्ट है ये। ठीक है, तो अगर तुम्हें अभी स्ट्रीम सिलेक्शन में कोई दिक्कत हो रही हो और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा गोल क्या है, तो तुम्हें क्या करना है, अपने पेरेंट्स के पास जाना है, वहाँ पूछना। कोई करियर काउंसलर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हाँ हो सकता है कि यार अगर किसी के पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे ना हो, ठीक है, अगर उतने क्या कहते कैपेबल ना हो जो तुम्हें बता पाएँ, तो तुम जा सकते हो किसी करियर काउंसलर के पास। तो तुम उससे पूछ सकते हो कि क्या करना चाहिए मुझे, या फिर उनसे नहीं तो अपने टीचर से पूछ लो। टीचर भी तुम्हें बहुत बढ़िया गाइड करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स के बाद जो तुम्हें सबसे अच्छे से पहचानते हो तुम्हारे टीचर्स और फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड्स तो अपने पास बुलाएंगे, तो जाके टीचर से पूछो कि मुझे अपने क्या करना चाहिए, अपने टीचर से जाके पूछो, वो तुम्हें बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। तो ये तो तुम्हें ऐसे स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है अपनी। ठीक है, ऐसे तुम अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे। अब तुमने अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली, अब तुम क्लास 11th में पहुंच गए, अब तुम्हारा क्लास 11th में पहला दिन है। तो कैसे तुम्हें अपनी क्लास 11th स्टार्ट करनी है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सब बताऊंगा मैं तुम्हें इस अगले सेक्शन में। अब देखते हैं कि तुम्हें अपनी क्लास 11th कैसे स्टार्ट करनी है, क्लास 11th में क्या क्या चीज़ें करनी है तुम्हें। तो एज्यूम करते हैं कि 15 मई से तुम्हारी क्लास स्टार्ट हुई, 15 मई से तुम्हारी क्लास स्टार्ट हुई। ठीक है, तुम पहले दिन गए स्कूल में, क्लास में बैठे, फिजिक्स के टीचर आए, तुम्हें बताने लग गए बेटा IIT ये है, JEE ये है, नीट ये है, ठीक है, ये इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा, वो करना, ये करना। ठीक है, तुम्हारे केमिस्ट्री के टीचर आए, वो भी बेटा IIT JEE है तो सब कुछ है, बेटा नीट नहीं निकाला तो कुछ नहीं होगा बायो लेके। तुम्हारे मैथ्स बायो के टीचर आए तो सेम कि बेटा JEE निकालना है, तुम्हें नीट निकालना है। उनसे इन्फ्लुएंस मत होना, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से देखना। तुम 11th में हो, तुम्हें पता है कि IIT JEE क्या है, तो उन्हें तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि IIT JEE क्या होता है, ठीक है, या नीट क्या होता है। तो उनसे इन्फ्लुएंस होके कि ये मत चले जाना कि तुम अभी तो क्लास 12th में, अभी तुम क्लास 11th के बोर्ड्स पे फोकस कर रहे थे, क्लास 12th के, अचानक से तुम JEE के पाथ पे फोकस करने लग गए। पहले दिन ऐसा बहुत होगा, बहुत बच्चों के साथ होगा कि टीचर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देंगे तुम्हें, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देंगे। तुम सोचोगे हाँ अब मुझे IIT JEE निकालना है, अब मुझे सिर्फ इसके लिए पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। इस भीड़ में मत पढ़ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, तो ही इस भीड़ के अंदर जाना, वरना इस भीड़ के अंदर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे डोमेन है इस फील्ड, साइंस के आगे या कॉमर्स में या मैथ आर्ट्स में बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छे पैकेज लगेंगे। तो उनके बारे में देखो, ज़रूरी नहीं है कि तुम सिर्फ IIT JEE करोगे तो सब कुछ होगा। हाँ, IIT JEE नीट बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है, और कहीं कहीं पे तो, और किसी किसी के लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कभी भी टीचर के इन्फ्लुएंस में मत आना कि अब मैं IIT JEE निकालूंगा। एक तुम्हें स्टैट्स बताता हूँ, तो 2021 चल रहा है अभी, इस साल जो IIT JEE के एप्लीकेशन के फॉर्म आए थे, 22 लाख फॉर्म आए थे। 2020 में 9.5 लाख फॉर्म आए थे, और 2021 में 10 लाख फॉर्म आए थे। 22 लाख, 9.5 लाख, 10 लाख। देखो 2021 में थोड़ा बढ़ गया कोविड की वजह से, तो हम एवरेज मान लेते कि हर साल 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं इसका। और 10 लाख में से पता है कितने सिलेक्ट होते हैं? 10,000 बच्चे। मतलब 100 में से एक बच्चा सिलेक्ट हो रहा है। तुम्हारी क्लास में अगर 30 बच्चे, तो उसमें से 25 से 26 बच्चे IIT के बारे में सोच रहे होंगे। मे बी उनमें से एक भी सिलेक्ट ना हो, और मे बी उनमें से एक ही सिलेक्ट हो। तो इसके बारे में तभी सोचना कि तुम ये 10,000 बच्चों में आ पाओ। ये 10,000 बच्चे कैसे होंगे? ये 10,000 बच्चे ऐसे होंगे, इन्हें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों की NCERT का एक एक पन्ना, NCERT का एक एक क्वेश्चन ऐसे दिमाग में छपा होगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ का एक एक कंसेप्ट इन्हें दिमाग में छपा होगा। तुम एक वर्ड बोलोगे, पूरी कहानी खोल के रख देंगे तुम्हारे सामने। ऐसे बच्चे होंगे, टॉप क्लास बच्चे होंगे, टॉप क्लास। ठीक है, इनमें से कुछ होंगे जिनने कोचिंग लगाई होगी, कुछ होंगे जिनने कोचिंग नहीं लगाई होगी। ठीक है, तो इस भीड़ में तभी पढ़ना जब तुम यार इस 10,000 ये जो बच्चे, इनकी तरह जल सकते हो, इनकी तरह मेहनत कर सकते हो, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पढ़ सकते हो, तो ही इस भीड़ में पढ़ना। वरना इस भीड़ में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड में क्या हाथ लगेगा तुम्हारे से? डिप्रेशन।
क्या हाथ लगेगा, एक फेलियर हाथ लगेगा। ठीक है, इससे बढ़िया बाकी और डोमेन के बारे में सोचो, बाकी और फील्ड देखो जहाँ पे कंपटीशन कम है। ठीक है, तो वहाँ तुम कुछ स्टैंड कर सकते हो। तो अगर कैपेबिलिटी है तो ही IIT JEE के बारे में सोचना, अगर कैपेबिलिटी है तभी, वरना नहीं। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम वो कोचिंग में 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए वेस्ट कर रहे होगे। ठीक है, तो ये पहले दिन की कहानी थी। पहले दिन तुम्हारे टीचर तुम्हें पक्का इसके लिए इन्फ्लुएंस करेंगे, तो उन्हें इनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। तुम्हारे पास अपना गोल है, तुम्हारे पास अपना करियर है, तो तुम्हें वो देखना है कि क्या वो बीच में आ रहा है JEE, तभी तुम्हें प्रिपेयर करना है उसका। ठीक है, और अगर तुम इस भीड़ में पड़ गए हो, इस भीड़ में मान लो तुमने कदम रख दिया इस नाव में, तो अब तुम्हें नाव किनारे तक लेके जानी है। अब तुम्हें कुछ भी करके इतनी मेहनत करनी है कि तुम ये 10,000 बच्चों में स्टैंड करो, 10,000 बच्चों में स्टैंड करो। बीच में तुम्हें अब डिप्रेस होके, बीच में तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तो इसे सोच के तुम्हें छोड़ नहीं देना है। और 10,000 बच्चों में तुम भले ही इस भीड़ में पढ़ने के बाद अगर तुम ये 10,000 बच्चों में स्टैंड नहीं करोगे, तो कम से कम जो तुम्हारे पास एंड में चीज़ रह जाएगी वो नॉलेज रह जाएगी। और क्या पता तुम इस नॉलेज के दम पे इस 10,000 बच्चों से आगे निकल जाओ। ठीक है, तो पहली चीज़ तो भीड़ में पढ़ो मत। अगर गलती से पड़ गए हो भीड़ में, तो फिर अपनी नाव पूरी किनारे एंड तक लेके जाओ, पूरे एंड तक लेके जाओ, बीच में मत छोड़ना, बीच में मत डूबना। ठीक है, चलो, तो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था इसमें? पहला पॉइंट था कि तुम्हें इस भीड़ में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर पढ़ना है तो तुम्हें पूरी नाव किनारे तक लेके जानी है, अगर नहीं पढ़ना है तो बाकी डोमेन की तरफ देखना है। दूसरी चीज़ है तुम्हारे नोट्स। मक्का मदीना है तुम्हारे लिए क्लास 11th में नोट्स। ठीक है, अगर तुम्हारे पास साल के एंड में नोट्स नहीं है तो 50% तो तुम मान लो वहीं फेल हो गए। क्लास 11th या क्लास 12th के एंड्स में तुम्हारे पास नोट नहीं है तो समझ लो 50% तुम वहीं फेल हो गए। कैसे नोट्स होने चाहिए? तुम्हारे पास हर चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स होने चाहिए। उसके बाद हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। उसके बाद तुम्हारे पास फॉर्मूला बुक होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें तुम्हारा सिलेबस जब 7 से 8 या 9 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस 8 या 8th या 9th मंथ के एंड में तुम्हारे पास ये चीज़ें हाथ में होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास ये चीज़ें नहीं है तो तुम फेल हो 50%। अपनी तरफ से खुद मान लो कि यार तुम 50% फेल हो। अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है, तुम्हारे पास फार्मूला बुक नहीं है, तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है। 8 से 9th महीने में, 8 से 9वें महीने में जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो तुम्हारे पास ये डिटेल्ड नोट्स भी कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे नोट्स वाला पूरा पैकेज भी कंप्लीट हो रहा है। और बाकी बचे हुए फिर 3 महीने तुम्हें क्या करना है? इन्हीं नोट्स को रटना है, इन्हीं नोट्स को समझना है, इन्हें याद करना है, कुछ भी करके अपने दिमाग में बिठाना है। नोट्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है क्लास 11th 12th में। तो नोट्स बनाने के लिए कभी लापरवाही मत करना। ठीक है, कभी भी क्या कहते हैं नोट्स बनाने में मक्कारी मत करना कि यार अभी मन नहीं कर रहा, अभी नहीं बनाऊंगा। जब टीचर पढ़ाता है उसके बाद ही तुरंत आके वो चैप्टर पढ़ो और वो टॉपिक पढ़ो और उसके नोट्स बना लो साथ में। जब तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो गया उस वक्त तुम बनाओगे डिटेल्ड नोट्स। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारे बनेंगे डिटेल्ड नोट्स। कैसे बनेंगे डिटेल्ड नोट्स? जहाँ से तुमने लेक्चर पढ़ा है, कोचिंग से, यूट्यूब से, या तुमने अपने स्कूल के टीचर से, जहाँ से भी लेक्चर पढ़ा है, तो उसके बाद आके तुमने जब खुद वो बुक से पढ़ा होगा तब तुम्हारे पास बनेंगे डिटेल्ड नोट्स। उसके बाद जब मान लो तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब तुम्हारे डिटेल्ड नोट्स बन चुके हैं, उसके बाद जब तुम वो रिवाइज़ कर रहे होंगे तब तुम्हारा बनेगा शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला बुक। तब तुम्हें क्या बनानी है? शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला बुक। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रोसीजर होना चाहिए नोट्स बनाने का, कि सबसे पहले तुम्हें डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं, फिर रिवीजन के टाइम पे तुम्हें शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला बुक बनानी है। और जब तुम अगली बार रिवाइज करोगे तो स्टार्ट कहाँ से करना है? सबसे पहले शॉर्ट नोट्स, फिर फॉर्मूले देखने, फिर डिटेल नोट्स पे जाना है। ठीक है, तो बनाने कैसे हैं? इस ऑर्डर में, और पढ़ना कैसे? इस ऑर्डर में।
इतनी बात आती है समझ में। नोट्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बार बार कह रहा हूँ मैं, नोट्स ज़रूर होने चाहिए तुम्हारे पास। और किसी के टेपे हुए नोट्स नहीं होने चाहिए कि ला भाई नोट्स दे दे, अपने सीनियर से मांग लिया, गूगल से डाउनलोड कर लिए। खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, उससे बढ़िया कोई नोट्स नहीं होते। तुम कोई चीज़ समझ रहे हो, उसे साथ में लिख भी रहे हो, तो तुम्हारा आधा काम तो वहीं सॉल्व हो जाता है, आधी चीज़ें तो तुम्हें वहीं समझ आ जाती हैं। उसके बाद तुम्हारा आधा बचता है, उसे बाकी समझना, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि यार तुम्हें टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए, कैसे तुम अपना टाइम मैनेज करोगे। भैया हमारा तो 8 बजे से मान लेते तुम्हारी स्कूल की क्लासेस चालू होती हैं, 8 बजे से, ठीक है। तो 8 बजे से 12 बजे तक तुम्हारी स्कूल की क्लासें हो गई, 4 घंटे तुम्हारी स्कूल की क्लास में चले गया। 4 घंटा तुमने नहाने धोने में, बाकी तुम्हारी एक्टिविटीज़ में हो गया। 2 घंटा तुम्हें यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप इंस्क्रॉल करने के लिए चाहिए। 3 घंटे तुम्हारी कोचिंग की क्लास हो गई। कितने हो गए? 4, 8, 2, 10, 13 घंटे हो गए। 3 घंटे तुम्हारी कोचिंग की क्लास के हो गए। उसके बाद सीधे 7 घंटे निकाल लो तुम्हारे सोने के। 7 घंटे की तुम्हारी स्लीप हो गई। कितने हो गए ये? 4, 8, 2, 10, 3, 13 और 20 घंटे। तो 20 घंटे का तुम्हारा काम तो यहीं ख़त्म हो गया। अब बचे 4 घंटे। अब ये 4 घंटे में तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम्हारा 1 मिनट भी वेस्ट ना जाए। काफ़ी है 4 घंटे। इन 4 घंटे में तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम्हारा 1 मिनट भी वेस्ट ना जाए। तुम ये अगर 4 घंटे किताब लेके बैठे हो तो तुम्हारा 4 घंटे ही पढ़ने का टाइम होना चाहिए। तुम्हारा जो एवरेज पढ़ने का टाइम वो 4 घंटे ही होना चाहिए अगर तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो। 1 मिनट 1 सेकंड भी तुम्हें यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अब कैसे पढ़े हम, कैसे पढ़े? मान लो तुम्हारा जैसे फिज़िक्स थोड़ा कमज़ोर है, केमिस्ट्री तुम्हारा अच्छा है, तो तुम स्टार्ट करते हो केमिस्ट्री से, ठीक है। एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हो केमिस्ट्री से। आज तुमने केमिस्ट्री पढ़ ली 2 घंटा, फिज़िक्स पढ़ ली 2 घंटा, ठीक है। तुम्हारा मैथ्स भी ठीक ठाक है। नेक्स्ट डे तुमने क्या करा? मैथ्स पढ़ लिया 1.5 घंटा, ठीक है, और फिज़िक्स पढ़ ली 2.5 घंटा, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट डे क्या करा फिर तुमने? फिर तुम्हारा वापस केमिस्ट्री का चांस आता है। अब तुम्हारा फिज़िक्स वीक है तो तुम्हें फ़िज़िक्स डेली पढ़ना है, फ़िज़िक्स नहीं छोड़ना है। तुम्हारा फिज़िक्स वीक है तो तुम्हें फ़िज़िक्स डेली पढ़ना है, डेली के डेली। अगर अपनी वीकनेस को इग्नोर करने लग जाओगे ना, तो अगर तुम एक तरफ से तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और एक तरफ से वीक हो, तो सामने वाला तुम्हारे वीक पार्ट पे वार करेगा, स्ट्रांग वाले पार्ट पे वार नहीं करेगा। जो तुम्हें लोग पकड़ेंगे, जो तुम्हें लोग नीचा दिखाएंगे, या जो लोग तुम्हें कमज़ोर बताएंगे, तुम्हारे वीक वाले पार्ट से पार्ट से बताएंगे। तो तुम्हें वीक वाला पार्ट ये नहीं कि ये तो मेरा वीक ही है तो इसे छोड़ देना, नहीं, उसे इग्नोर नहीं करना है, उसे तुम्हें स्ट्रांग बनाना है धीरे धीरे। इसके बराबर स्ट्रांग नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि यार कोई तुम्हारे उस वीक पार्ट पे उंगली ना उठा पाए, ठीक है। तो मान लो फिर अगले दिन तुम क्या करते हो? 1.5 घंटा फिर केमिस्ट्री पढ़ते हो और 2.5 घंटा तुम फिज़िक्स पढ़ लेते हो। नेक्स्ट डे, अब यहाँ तुमने मैथ्स थोड़ा कम पढ़ी थी तो आज तुम मैथ्स पढ़ लिए तुम 2 से 2.5 घंटा, ठीक है। फिज़िक्स पढ़ ली तुमने 1.5 घंटा। फिर तुमने क्या कहते हैं, नेक्स्ट डे क्या करा? कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 दिन का प्लान हो गया। फिर नेक्स्ट डे क्या करा? तुमने केमिस्ट्री पढ़ी, यहाँ कितनी पढ़ी थी? 2.5 घंटे। यहाँ तुमने केमिस्ट्री फिर 1.5 घंटा पढ़ी, फिज़िक्स तुमने 2.5 घंटा कर दी। फिर तुमने मैथ्स नेक्स्ट डे 2 घंटा पढ़ी और फिज़िक्स तुम 2 घंटा पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से यार तुम्हें अपना डेली प्लान बनाना चाहिए। इस तरीके से तुम्हें अपना डेली प्लान बनाना है और डेली गोल बनाना है। गोल के बिना काम करोगे, गोल के बिना काम करोगे तो वो नॉन प्रोडक्टिव काम होगा। बिना गोल सेट करे हुए जो भी काम करा जाता है उसे नॉन प्रोडक्टिव काम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यार तुम जो काम कर रहे हो तुम्हारे पास उसके लिए कोई आउटपुट ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि यार उससे ये जो आज मैं फिज़िक्स पढ़ रहा हूँ, ये जो आज मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इससे मुझे क्या प्रोडक्टिव चीज़ मिलने वाली है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तो तुम क्यों पढ़ रहे हो इसे?
तो अगर बिना गोल के काम कर रहे हो तो नॉन प्रोडक्टिव काम है वो। तो तुम्हारे पास अपना गोल होना चाहिए कि अगर आज मैं 2.5 घंटा फिजिक्स की किताब खोल के बैठा हूँ तो ये टॉपिक मुझे निपटाने हैं, ये क्वेश्चन मुझे निपटाने हैं। अगर मैं 1.5 घंटा मैथ्स की किताब लेके बैठा हूँ तो मुझे ये क्वेश्चन निपटाने हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास गोल होना चाहिए डेली का। अब लोग कहते हैं कि यार तुम्हें टाइम टेबल बनाना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए। हाँ, टाइम टेबल बनाना चाहिए तुम्हें अपने आप को टाइम ब्लॉक करना चाहिए, तुम्हें अपना टाइम ब्लॉक करना चाहिए। लेकिन किस चीज़ के लिए? अपने एंटरटेनमेंट वाली चीज़ों के लिए। ठीक है, कि अगर तुमने अपना एंटरटेनमेंट 2 घंटे का रखा है तो तुम्हें 2 घंटे से ज़्यादा उस एंटरटेनमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना है। पढ़ाई के लिए कभी अपने आप को टाइम बाउंड मत करो, पढ़ाई के लिए अपने आप को टाइम बाउंड मत करो, और खासकर सब्जेक्ट के लिए अपने आप को टाइम बाउंड मत करो। मान लो कि यार तुम्हें आज फिजिक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, ठीक है, कोई नहीं, तुम्हारे पास 4 घंटे का टाइम है, तुम 2.5 घंटा या 3 घंटे या फिजिक्स पढ़ लो, कोई नहीं, 1 ही घंटा केमिस्ट्री पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट डे याद रखना कि तुमने यार कल फिजिक्स पढ़ी थी ज़्यादा, तो तुम्हारा केमिस्ट्री का कंटेंट थोड़ा कम हो गया, तो तुम्हें उसे भी लाइन पे लाना है। तो उसे लाइन पे लाने के लिए क्या कर सकते हो? ये जो तुम्हारा 2 घंटा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वाला है, ये जो तुम्हारे 4 घंटे को करिकुलर एक्टिविटीज़ वाला है, इसमें से तुम निकाल के यहाँ लगा सकते हो। और यहाँ से निकाल के यहाँ लगाओगे तो कोई क्या कहते हैं, ख़राब बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से टाइम निकाल के यहाँ लगाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। यहाँ से जिस दिन तुम यहाँ से टाइम निकाल के ना एंटरटेनमेंट से टाइम निकाल के स्टडीज़ में लगाने लग गए तो तुम्हारा ग्राफ बढ़ जाएगा, और जिस दिन तुम स्टडीज़ से एंटरटेनमेंट में लगाने लग गए तो तुम्हारा ग्राफ डाउन हो जाएगा। तो तुम यहाँ से टाइम निकाल के यहाँ लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आज तुमने फिजिक्स, तुम्हारा पढ़ने का मन कर रहा था, तुमने ठीक है 2.5-3 घंटा 4 घंटा खूब फिजिक्स पढ़ी, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि यार तुम्हें केमिस्ट्री भी पढ़नी है, तो तुम्हें केमिस्ट्री के लिए यहाँ से टाइम निकालना पड़ेगा। अब एक डायरेक्ट बात बताता हूँ, सीधी सी बात है यार। देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं हो रही, हालांकि 11th-12th में मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हें ऐसा फील आएगा कि यार स्कूल में कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, बस डेली जा रहे हैं हम, टाइम पास हो रहा है, या डेली ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो मत जाओ वहाँ पे। जा भी रहे हो, अगर अब देखो ऑफलाइन स्कूल होते तो जाना ही पड़ता, अटेंडेंस का चक्कर होते हैं। लेकिन ऑनलाइन है तो तुम्हारे पास एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? कैमरा बंद करो, माइक बंद करो, और नीचे अपनी सब्जेक्ट बुक खोल के बैठ जाओ, नीचे अपनी सब्जेक्ट बुक खोल के बैठ जाओ, वो पढ़ते रहो। या अभी मैंने यहाँ पे तुम्हें होमवर्क के बारे में डिस्कस नहीं करा था, तो इधर से अपना टाइम निकालो और होमवर्क करो। ठीक है, जब तुम्हारे ऑफलाइन स्कूल हो जाएंगे तो यार हमें स्कूल में भी इतना टाइम मिलता है कि यार अपना होमवर्क कंप्लीट कर सके, 2 पीरियड के बीच में गैप मिलता है, हम यार कोई पीरियड में मान लो पढ़ाई नहीं हो रही है तो पीछे बैठ के यार अपना काम पूरा कर लो ना। 11th के बच्चे हो, इतने खिलाड़ी हो गए कि क्या कहते हैं, कैसे तुम्हें अपना स्कूल में टीचर से बचना है, कैसे तुम लंच खा लेते हो पीछे बैठ के, तो तुमसे काम नहीं करा जाएगा क्या? ठीक है, तो उधर से अपना टाइम निकालो। तुम्हें देखना पड़ेगा कि यार हर किसी के पास 24 ही घंटे हैं, हर किसी के पास 24 ही घंटे हैं, और इस 24 ही घंटे में से वो 10,000 बच्चे भी अपने लिए टाइम निकालते हैं, और इस 24 घंटे में से तुम्हें भी अपने लिए टाइम निकालना है। तो तुम्हें एक एक स्लॉट अच्छे से देखना पड़ेगा कि कहाँ से मेरा टाइम बच रहा है, कहाँ से मैं टाइम निकाल लूँ पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें क्या कहते हैं, ये रूटीन फॉलो करना है। टाइम बाउंड करो एंटरटेनमेंट को, लेकिन अपने आप को सब्जेक्ट बाउंड मत करो कि यार मुझे 2 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, यार 2.5 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है। मान लो तुमने 2 घंटा माना कि मुझे फिजिक्स पढ़ना है, आज तुम्हारा फिजिक्स पढ़ने का ज़्यादा मन कर गया, तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया, तो तुम बाउंड हो जाओगे कि यार मुझे 2 ही घंटा तो फिजिक्स पढ़ना था, अब आगे नहीं पढ़ पाऊँगा मैं। तो ऐसा मत करो, अपने आप को सब्जेक्ट बाउंड मत करो, टाइम बाउंड ज़रूर कर लो। ठीक है, टाइम ब्लॉक करो, अपना टाइम हर जगह से ब्लॉक करो। एक एक चीज़ के लिए तुम्हारे पास एक फिक्स्ड टाइम होना चाहिए। तुम अगर आज 10 बजे सो रहे हो तो और 5 बजे उठ रहे हो, तो पूरे साल भर तुम्हारा यही रूटीन होना चाहिए कि 10 बजे सो रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी क्या होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? क्या लगातार रोज़ पढ़ना होता है? हाँ ज़रूर, तुम रोज़ पढ़ोगे। आज तुम अगर क्या कहते तुम्हारा 4 घंटे का टाइम है तो तुम रोज़ 4 घंटे पढ़ोगे। लेकिन यार तुम 1 महीने में 1 या 2 ब्रेक ले सकते हो, 1 या 2 ब्रेक ले सकते हो, 1 या 2 छुट्टियां ले सकते हो। 1 या 2 दिन तुम ठीक है बैठ गए, थोड़ा रेस्ट कर लिया, आराम से फैमिली के साथ बैठ गए, कहीं घूमने चले गए, टीवी देख लिया, कोई मूवी देख ली, कुछ कर लिया, 1 या 2 दिन कर सकते हो। लेकिन याद रखना कि वो 1 या 2 दिन तुम्हारा एक तो पीक डे नहीं होना चाहिए। पीक डे मतलब कि कल तुम्हारा एग्जाम है और आज बैठ के तुम मूवी देख रहे हो, परसों तुम्हारा एग्जाम है और तुम आज मूवी देख रहे हो, तो ये तुम्हारे पीक डेज नहीं होने चाहिए। और दूसरा, 2 कॉन्जिक्यूटिव डे ऐसा मत करना।
एक दिन नहीं पढ़ोगे तो यार उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 2 दिन ऐसा कर दिया तो फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो 2 दिन तुम्हें लगातार ऐसा नहीं करना। हाँ, 1 महीने में 1 या 2 दिन की, आज अगर मान लो तो आज तुम 4 तारीख को तुमने रेस्ट लिया तो अगला रेस्ट तुम 25-26 तारीख को ले रहे हो। इस तरीके से 1 महीने में 1 या 2 दिन तुम ले सकते हो। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार करना, लेकिन तुम 1 या 2 दिन अपना रेस्ट ले सकते हो। ठीक है, तो ये 11th तुम्हें कैसे करनी है। अब इसके बाद तुम 11th में हो तो कोचिंग भी जाओगे, है ना, कोचिंग में जाओगे प्लस स्कूल भी जा ही रहे होगे। ठीक है, तो अगर तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इन दोनों पे डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो डिपेंडेंसी। इन दोनों पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर यार मेरा कोचिंग में तीसरा चैप्टर चल रहा है, स्कूल में दूसरा चैप्टर चल रहा है, तो मुझे भी यार या तो तीसरा या दूसरा चैप्टर पढ़ना है। नहीं, तुम 5वां पे पढ़ लो। याद क्या रखना है, नोट करने वाली बात क्या है कि तुम्हें कोचिंग और स्कूल से पीछे नहीं होना है, तुम्हें हमेशा इनसे आगे रहना है। मतलब अगर कोचिंग में तीसरा चैप्टर चल रहा है और स्कूल में दूसरा चैप्टर चल रहा है, तो तुम्हें ये सोच के रखना है कि तुम्हारा तीसरा चैप्टर तो कंप्लीट है। ठीक है, तुम्हारे पास जो मिनिमम, मतलब जो तुम चैप्टर मतलब तुम्हें ये सोचना है कि यार तुम्हें अगर स्कूल में तीसरा चैप्टर चल रहा है और स्कूल में दूसरा चैप्टर चल रहा है और कोचिंग में तीसरा चैप्टर चल रहा है, तो तुम्हें ये सोचना है कि यार मुझे दूसरे चैप्टर से पीछे तो होना ही नहीं है। एटलीस्ट अभी तक मेरा सिलेबस जितना कंप्लीट हो जाना चाहिए था वो होना चाहिए था दूसरे चैप्टर तक। ठीक है, तो स्कूल से कोचिंग से तुम्हें पीछे नहीं होना है, उससे आगे रहोगे। और ये तो सब लोग मानते हैं कि यार अगर तुम्हारा कोचिंग में दूसरा चल रहा है, तीसरा चल रहा है और स्कूल में दूसरा चैप्टर चल रहा है, और जाके तुम अगर कोचिंग वाले से या स्कूल वाले से तुम चौथे चैप्टर का डाउट पूछोगे तो मना तो नहीं करेगा वो। ठीक है, तो तुम्हें इनसे पीछे नहीं होना है अपनी पढ़ाई में, इनसे एक स्टेप आगे रहोगे तो फ़ायदा रहेगा, और वरना इनके साथ चलो, जैसा ये कर रहे हैं वैसा करो। अगर 10 मई को स्कूल में या कोचिंग में कोई चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो 12 से 13 मई तक तुम्हारा वो चैप्टर घर पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। 12 से 13 मई तक तुम्हारा वो चैप्टर घर पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक चैप्टर के लिए तुम 2-3 दिन का ऊपर प्लस माइनस ले सकते हो, उससे ज़्यादा करोगे तो पीछे होने लग जाओगे। ठीक है, और दूसरे चैप्टर पे तभी जंप करना जब पहला चैप्टर तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो जाए एकदम। पहला चैप्टर के तुम्हें सारे कंसेप्ट समझ आ गए, सब कुछ समझ आ गया, तब दूसरे चैप्टर पे जंप करना। ये नहीं कि पहला चैप्टर में तुम्हें अगर 1 ऐसे बनाया जाता है पूरा, तो मान लो तुम्हें सिर्फ इतना ही 1 बनाना है और उसके बाद तुम 2 बनाने लग गए, गड़बड़ हो जाएगी। फिर ये तुम पहले चैप्टर का जो तुम्हारा वीक पॉइंट है इसे इग्नोर करते रहोगे, और ऐसे करके जब तुम एंड में रिवाइज करोगे तो तुम्हारा डाउट रह जाएगा। फिर से कहाँ जो स्टार्टिंग में डाउट था तुम्हारा वो एंड तक तुम्हारे साथ चला है, और डुबाएगा कौन तुम्हें डाउट ही तुम्हें डुबाएगा। एक कंसेप्ट में तुम्हें डाउट होगा तो वो बाकी 2-3 कंसेप्ट में और डाउट क्रिएट करेगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट आपस में रिलेटेड रहते हैं। तो अगर एक कंसेप्ट में तुम्हें डाउट है तो तुम्हें क्या कहते हैं, बाकी और 3-4 कंसेप्ट में जब कोई नया क्वेश्चन आएगा या तुम कोई क्वेश्चन कर रहे होगे थोड़ा अच्छा लेवल का, तो तुम्हें वहाँ डाउट क्रिएट करेगा। तो दूसरे चैप्टर पे तभी जंप करना जब पहला चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाए अच्छे से क्रिस्टल क्लियर, तभी दूसरे चैप्टर पे जाना। वरना उसे अपने टीचर से, अपने कोचिंग से पूछना कि ये मुझे डाउट है, ये समझ नहीं आ रहा है, ये बताओ। कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो यार टेस्ट देने से कभी मत घबराना, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करने से कभी मत घबराना कि यार मुझे इस स्कूल में टेस्ट हो रहा है तो मैं आज छुट्टी ले लेता हूँ या मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। नहीं, वो टेस्ट देने से कभी नहीं घबराना है तुम्हें। वो टेस्ट के लिए तुम हमेशा बेकरार रहो कि हाँ अभी टेस्ट ले लो जी मेरा, अभी ले लो, कब ले लो, कभी भी ले लो। ठीक है, तो तुम्हें टेस्ट देने से कभी नहीं घबराना है, तुम्हें टेस्ट हमेशा देते रहना है, सेल्फ एनालाइज हमेशा करना है। कुछ वेबसाइट्स होती है, मान लो यार किसी के पास कोई कोचिंग जा रहा है तो उसके पास उधर से मटेरियल आ जाता है, उधर से उसके टेस्ट वगैरह बन जाते हैं। कोई क्या कहते हैं स्कूल में टीचर्स वगैरह दे देते हैं। अगर नहीं है तो यार कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो क्या कहते हैं
फ्री में टेस्ट करवाती हैं, फ्री में टेस्ट लेती हैं, या बहुत मिनिमल अमाउंट में जेई और नीट के टेस्ट लेती है, तुम जाके उन्हें रेफ़र कर सकते हो। उसके अलावा मान लो कि यार किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो यार कोचिंग में जा सके, और स्कूल भी इतना नहीं कर रहा है कि तुम्हारा जेई में सिलेक्शन हो पाए, लेकिन तुम उसके लिए एम ज़रूर कर रहे हो, तो क्या होता है कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे कोर्सेज़ अपलोड करे जाते हैं, सारे जेई नीट के हर चीज़ के कोर्सेज़ अपलोड करे जाते हैं कुछ वेबसाइट्स में, ठीक है। पूरे 11 से लेकर 12 तक पूरे कोर्सेज़ अपलोड करे जाते हैं, पेड कोर्सेज़ होते हैं। लेकिन यार तुम्हें पता ही है, इतने खिलाड़ी तो तुम हो ही कि तुम्हें पता ही है कि तुम वो पेड कोर्सेज़ को फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हो। टोरेंट वॉरेंट नाम सुना ही होगा तुमने, तो वहाँ से फ्री को अपने कोर्सेज़ को वहाँ से तुम डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम फ़ोन खोल के इंटरनेट पे बैठे हो, फ़ोन खोल के इंटरनेट पे बैठे हो, तो तुम्हारा यार एक भी मिनट अनप्रोडक्टिव नहीं होना चाहिए। एक एक स्टेप जो तुम 11-12 में कर रहे हो, एक एक काम जो तुम 11-12 में कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे फ्यूचर में ऐड ऑन करना चाहिए। एक एक चीज़, एक एक एक्स्ट्रा टाइम जो तुम वेस्ट कर रहे हो, कोई सा भी टाइम तुम वेस्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे तुम्हें ये सोचना है कि क्या ये काम मेरा फ्यूचर में कुछ ऐड ऑन कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उस काम को बंद करो और ऐसा काम करो कि जो तुम्हारे फ्यूचर में ऐड ऑन कर रहा हो कुछ, ठीक है। तो अगर तुम इंटरनेट या इस पे गूगल पे या यूट्यूब पे बैठे हो, तो तुम्हें ऐसी चीज़ों के बारे में सर्च करना चाहिए। नहीं, मान लो ठीक है तुमने वो ले रखी है, तुम्हारे पास कोचिंग है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुमने सब कोचिंग वगैरह सब ले रखा है, ठीक है। तो अब तुम इंटरनेट पे बैठे हो, तो तुम्हें क्या सर्च करना चाहिए? तुम्हें अपना कॉलेज के बारे में सर्च करना चाहिए, जिस कॉलेज के बारे में तुम देख रहे हो, ठीक है। क्या उससे अच्छा भी कोई कॉलेज है या उससे ख़राब कॉलेज है? जिस एग्ज़ाम के बारे में टारगेट कर रहे हो उसके स्टैट्स वगैरह देखने चाहिए, उसके मॉक पेपर देख लो, उसके क्वेश्चंस देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। एक मिनट भी तुम्हारा इंटरनेट पे फालतू नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यार ये 11th में तुम्हें कैसे शुरुआत से लेकर एंड तक बने रहना है, एक भले कांस्टेंट पेस पे बने रहो, ठीक है, लेकिन एक कांस्टेंट पेस पे कैसे बने रहना है वो पूरा एक प्लान बताया है मैंने। धीरे धीरे जैसे जैसे साल जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, एक एक टॉपिक पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद यार तुम्हारी बड़ी से बड़ी मिस्टेक की क्या करोगे तुम 11th में? बिगेस्ट मिस्टेक्स, सबसे बड़ी मिस्टेक होगी जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तुम डिपेंड हो जाओगे अपने टीचर्स पे या कोचिंग पे कि अभी इन्होंने मुझे मटेरियल दिया तो ही मैं पढ़ूंगा वरना नहीं पढ़ूंगा, अभी ये दूसरा चैप्टर करा रहे हैं तो ही मैं दूसरा चैप्टर करूँगा, नहीं करूँगा वरना। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें यहाँ डिपेंड नहीं होना है। ये डिपेंडेंसी तुम आज डिपेंड हो तो ये पूरी लाइफ भर पूरी लाइफ भर किसी पे डिपेंड रहोगे, ठीक है। तो ये तुम्हें अपने अंदर से ये डिपेंडेंसी की आदत हटानी है। तुम्हें डिपेंड नहीं रहना है किसी पे, तुम्हें खुद से कुछ करना है, खुद से, ठीक। तो डिपेंड नहीं रहना है, तुम अपने अरेंज करो कि यार तुम खुद से कहाँ से तुम टेस्ट अरेंज कर सकते हो, कहाँ से तुम मटेरियल अरेंज कर सकते हो, कहाँ से तुम लेक्चर्स अरेंज कर सकते हो, और सब मिलता है यार यूट्यूब पे। 11th-12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का बहुत सारे चैनल्स ने पूरा कोर्स डाला हुआ है, तो तुम जाके, और फ्री में डाला हुआ है, तो तुम जाके वो रेफ़र कर सकते हो। और कोई ख़राब कोर्स नहीं है, काफ़ी अच्छे कोर्सेज़ हैं वो, तो तुम जाके वो देख सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज़ तो तुम्हें डिपेंड नहीं रहना है। दूसरी चीज़, अब कोविड है तो ऑनलाइन पढ़ाई करोगे, या पहले से ही कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, है ना। अब मान लो जो कोचिंग में जा रहे हो उनके तो टीचर पढ़ा रहे हैं सामने, लेकिन जो कोचिंग में नहीं जा रहे, जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो तुम्हारा यूट्यूब से पढ़ने का स्टाइल क्या होगा कि तुमने लैपटॉप चलाया, मोबाइल चलाया, यूट्यूब खोला, एक कॉपी निकाली, रफ नोटबुक, टीचर पढ़ा रहे, तुमने नोट्स बना लिए, ठीक है। तुमने यूट्यूब बंद करा, लेक्चर बंद करा, ख़त्म। नहीं, अब तुम्हारा काम चालू हुआ है। तुम यहाँ पढ़ते पढ़ते तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पास बुक्स भी होती है। तुम YouTube से पढ़ते पढ़ते भूल गए हो कि तुम्हारे पास बुक्स भी होती हैं, तो तुम्हें वो बुक्स को ज़रूर रेफ़र करना है, उस बुक से ज़रूर पढ़ना है। तो तुम्हारा कैसा तरीका क्या होना चाहिए कि तुमने YouTube खोला, तुमने एक लेक्चर देखा, लेक्चर के तुमने नोट्स बना लिए जो भी टीचर ने बताया रफ में। अब तुम क्या करोगे? अब बुक खोलोगे, अपनी बुक से पढ़ोगे उस टॉपिक को, बुक से उसकी थ्योरी पढ़ोगे, फिर अपने डिटेल्ड नोट्स बनाओगे जो तुम फेयर नोट्स बना रहे हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा तरीका होना चाहिए। बुक्स को मत भूल जाना। बुक्स को भूलोगे तो क्या होगा? देखो, YouTube से पढ़ रहे हो, तुम्हें सब समझ आएगा, तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स करने की पावर आ जाएगी,
तुम्हें बस न्यूमेरिकल्स करने का तरीका आ जाएगा, लेकिन तुम थ्योरी में ज़ीरो हो जाओगे। यूट्यूब हम कब रेफ़र करते हैं, यूट्यूब हम कब खोलते हैं कि हमने बुक पढ़ी, वहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आई, कुछ साइंटिफिक टर्म्स आई, कुछ रिच इंग्लिश में कुछ लाइनें लिखी, हमें नहीं समझ आई, तो यूट्यूब वाले टीचर क्या कर रहे हैं कि उन सबको एकदम सिंपल में समझा रहे हैं। तो जब सिंपल में समझा रहे हैं तो वो टर्मिनोलॉजीज़, वो रिच इंग्लिश, वो थ्योरी, वो सब वो नहीं बता रहे हैं। और जो हमारा CBSE बोर्ड मांगता है या स्कूल में टीचर मांगते हैं, वही टर्मिनोलॉजीज़, वही रिच इंग्लिश, वही साइंटिफिक टर्म्स मांगते हैं। तो हम थ्योरी में गोल हो जाएंगे, थ्योरी हमारे पास बचेगी नहीं, हम न्यूमेरिकल्स करने लगेंगे। तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में एक्सप्लेन दिस, तो तुम गोल हो जाओगे। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाएगा कि हाँ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद अ मास इतना, वेलोसिटी इतना, तो तुम कर लोगे। ठीक है, तो हमें थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों का बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो हमें जब हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो हमें याद रखना है कि हमारे पास बुक्स भी हैं और हमें बुक्स को भी रेफ़र करना है। ठीक है, नेक्स्ट गलती क्या करोगे, मोबाइल। मोबाइल तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों है। ठीक है, मोबाइल तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रक्शन दोनों है। ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट भी करेगा और तुम्हें डिस्ट्रैक्ट भी कर देगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि यार जितना हो सके मोबाइल से दूर रहो। 11th-12th ऐसी पीक स्टेज है जहाँ पे यार तुम मोबाइल के अगर इन्फ्लुएंस में आ गए, मोबाइल की हैबिट पड़ गई, तो कभी छोड़ नहीं पाओगे और बर्बाद हो जाओगे। घर में एक फ़ोन है, मम्मी का फ़ोन है, उसी को यूज़ करो। हाँ, तुम ऑनलाइन कुछ कर रहे हो, तुम्हें ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए, तो यार लैपटॉप में सब चलता है। मोबाइल से बेटर ऑप्शन है तुम लैपटॉप खरीद लो। तो मोबाइल किसी के पास है तो अच्छी बात है, कोई ख़रीद सकता है वो भी अच्छी बात है, और अगर कोई नहीं खरीद पा रहा है तो यार वो अलग बात है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास मोबाइल और लैपटॉप है तो पढ़ाई करते वक्त अपने पास हमेशा लैपटॉप को चूज़ करो। मोबाइल पढ़ाई करते वक्त तुम्हारे आसपास नहीं होना चाहिए, तुम्हारे रूम में ही होना, तुम्हारे रूम में ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लैपटॉप को प्रीफर करो। मोबाइल से जितना लगे रहोगे उतना उतना क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्ट भी होते रहोगे। ठीक है, अब पढ़ने का तरीका क्या है मोबाइल या लैपटॉप से। मान लो कि चलो तुमने लैपटॉप से पढ़ाई करी, ठीक है, तुम लैपटॉप से पढ़ रहे हो तो तुम्हें नेट की ज़रूरत तो है ही। ठीक है, तुम्हें नेट तुमने चलाया, तुमने यूट्यूब खोला, तुमने लेक्चर देखा। फ़ायदा क्या है लैपटॉप से कि तुम्हें बार बार वो इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, बार बार वो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, बार बार फेसबुक के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। तो तुम अगर एक लेक्चर 1 घंटे का तो लगातार देख सकते हो, पॉसिबिलिटी है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सेल्फ कंट्रोल है और वेब में जाके नहीं चलाओगे तुम। तो मोबाइल में क्या होगा कि तुमने एक लेक्चर खोला, एक लेक्चर खोलने से पहले तुमने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करा, तुमने 3 पोस्ट, 3 मीम शेयर करी, 1 स्टोरी डाली, 4 पोस्ट लाइक करी, पलट के देखोगे 1 घंटा गायब हो गया तुम्हारा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा 1 घंटा कहाँ गायब हो गया। अब तुमने 1 घंटे बाद लेक्चर स्टार्ट करा, बीच में तुम्हारे कोई फ्रेंड है, उसका फ़ोन आ जाता है, उसका मैसेज आता है, तो तुम उसमें लग गए, फिर 15-20 मिनट फिर गायब हो गए। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा लेक्चर ख़त्म हुआ, तो फिर तुमने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना चालू कर दिया, व्हाट्सएप स्क्रॉल करना चालू कर दिया, या यूट्यूब पे ही तुम्हें अगला वीडियो दिखा, फिर नेक्स्ट वीडियो दिखा, और तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कहाँ तुम क्या कहते, वो 11th-12th का सिलेबस देख रहे थे, कहाँ तुम अब वाइन्स देख रहे हो जाके। ठीक है, तो तुम 1 घंटे की पढ़ाई तुम्हारी कितने घंटे में हो गई, 4 घंटे में, और प्रोडक्ट कितने घंटे का मिला, इस 1 घंटे का भी तुम्हें प्रोडक्ट अच्छे से नहीं मिला है। तो मोबाइल से ये बहुत नुकसान है। अब अगर तुम मोबाइल से देख रहे हो तो यार यूट्यूब की वीडियोस डाउनलोड कर लो, यूट्यूब की वीडियोस ऑफलाइन सेव कर लो, वहाँ से देखो। नेट बंद कर दो, फ़ोन को फ्लाइट मोड पे कर दो कि जिससे तुम्हारा कोई भी फ्रेंड का फ़ोन ना आए, किसी भी कोई नोटिफिकेशन ना आए। ठीक है, मोबाइल में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इंटरनेट में। ये इंटरनेट तुम्हें बर्बाद करेगा, पार भी लगा देगा, तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि कैसे यूज़ करते हो। तो मोबाइल पे मत रहना। ठीक है, लैपटॉप को प्रीफर करना मोबाइल और लैपटॉप में। मम्मी का फ़ोन है, एक फ़ोन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगली गलती ये मत सोचना है कि यार मैं रिलेशनशिप वगैरह के बारे में बताऊँगा, ये सब तुम्हें खुद पता है। तुम इतने बड़े हो चुके हो तो यार कोई ऐसी वीडियो तो बना नहीं रहा हूँ मैं, कोई छोटी मोटी की क्या कहते हैं तुम्हें बताऊँ कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं वैसे करो, कोई रिलेशनशिप गाइडेंस तुम्हें दे नहीं रहा हूँ। तुम्हें खुद पता है कि यार तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो इसमें मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने में यार 1 साल का मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं 11th पास कर चुका हूँ। साथ में यार क्या कहते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे और बहुत सारी चीज़ें गूगल पे सर्च करी हैं। तो वो 1 साल का एक्सपीरियंस प्लस इतना सब सर्च लगा इस वीडियो को बनाने में। तो ये फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा मैं। उसके बाद तुम क्या गलती करोगे, आज तुम्हारे अगर 10 दोस्त हैं
तो तुम नेक्स्ट चाहोगे कि मेरे 20 दोस्त हो जाए, तुम चाहोगे मेरे 100 दोस्त हो जाए, तुम चाहोगे मेरे 300 दोस्त हो जाए, 400 दोस्त हो जाए। तो तुम अपना सर्कल बड़ा करते जाओगे, और जितना सर्कल बड़ा करते जाओगे तुम्हें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा, उतना तुम्हारा टाइम कम होता जाएगा। जितना सर्कल बड़ा होता जाएगा उतना तुम्हारा टाइम कम होता जाएगा। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि यार तुम बिल्कुल फ्रेंड्स बनाना छोड़ दो, इंट्रोवर्ट हो जाओ, नहीं। तुम ठीक है, तुम्हारे 10 फ्रेंड है, तुमने 20 बनाए, 30 बनाए, 300 बनाए, ठीक है, लेकिन वो घर के बाहर, वो तुम्हारी फ़ोन से बाहर, ठीक है। वो जो 300 फ्रेंड है, वो 300 फ्रेंड तुम्हें क्या कहते हैं डेली कॉल नहीं करने चाहिए। वो 300 फ्रेंड तुम्हें डेली मैसेज नहीं करेंगे। तुम्हारे जिन फ्रेंड्स के पास तुम्हारा नंबर होना चाहिए, जो तुम्हें कॉल कर सकते हैं, जो तुम्हें मैसेज कर सकते हैं, ऐसे सिर्फ तुम्हारे 2-3 ही फ्रेंड्स होने चाहिए। क्योंकि यार मान लो 10 फ्रेंड है तुम्हारे, और 10 फ्रेंड तुम्हें क्या कहते हैं 10 अलग अलग टाइम पे फ़ोन कर रहे हैं, और एक फ्रेंड 1-1 मिनट ले रहा है, तो 10 मिनट तो यही वेस्ट हो गए। 20 फ्रेंड है, 20 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। 100 फ्रेंड्स है तो 1.5 घंटा ऐसे ही चलेगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये सारी मिस्टेक्स हैं, ये मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कहीं और क्या कहते हैं यूट्यूब वगैरह से देखा हुआ भी है। तो इसमें ज़्यादातर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर एक चीज़ में, स्ट्रीम सिलेक्शन से लेकर मिस्टेक तक, इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, देखा हुआ भी है। तो होप कि यार तुम्हें वीडियो पसंद आया हो, और अपने फ्रेंड और इस वीडियो को शेयर करना अगर चाहते हो कि तुम्हारे फ्रेंड्स भी ये मिस्टेक ना करें और कोई उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए यार कीप प्रैक्टिसिंग।